टीचर पूछ रहे हैं क्या है जो तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। कोई बता रहा हम चांद को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हम सूरज को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वो बालक भीवा क्या कह रहा है सतारा के विद्यालय में। वो सामने जो पानी का मटका है ना, हम उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ताली की बात ये नहीं है, ताली की बात ये है कि पूछ रहे हैं कि बड़े होकर तुम क्या करोगे। सभी बच्चे से पूछते हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं, उनके टीचर्स पूछते हैं, बड़े होकर तुम क्या करोगे। वो बालक भीवा क्या कह रहा है, मैं बड़े होकर कानून की ऐसी किताब लिखूंगा जिसको पूरे देश को मानना पड़ेगा और छुआछूत को हटा दूंगा। उन परिस्थितियों में जब असमानता, अन्याय, अत्याचार, अपमान का बोलबाला था, इंसानियत दम तोड़ रही थी, तो हमारे नायक नायिकाएं, हमारे वो सभी सामाजिक क्रांतिकारी जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की, जिन्होंने अटूट मेहनत, लगन के सहारे, आंदोलन के सहारे, संघर्ष के सहारे और सबसे बढ़ के अपने बलिदान और त्याग के सहारे एक ऐसा दस्तावेज तैयार कराया बाबा साहब के द्वारा। क्योंकि जो संविधान है हमारा, संविधान हमारे पिछले 250-300 साल के आंदोलन का एक दस्तावेज है। बाबा साहब जो कि विचारों के महासागर थे, उन्होंने संविधान के रूप में न केवल हमें एक कागजी दस्ता दिया है, बल्कि हमारे भविष्य को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान किया है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है। बाबा साहब का जीवन उनके संघर्षों और त्यागों का अद्भुत मिसाल है। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां अस्पृश्यता और भेदभाव की गहरी खाई थी। उन्होंने जीवन भर इसके खिलाफ संघर्ष किया। बचपन से ही उन्हें समाज के इस कटु सत्य का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें हर कदम पे सिर्फ और सिर्फ अपमान किया गया। और यह अपमान इसलिए किया गया क्योंकि वो निम्न समाज में जन्म लिए थे। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद बाबा साहब ने अपने निश्चय को और अधिक दृढ़ किया और उन्होंने तय किया कि वह अपने लिए नहीं बल्कि देश के हर उस इंसान के लिए खड़े होंगे जो किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना करते हैं। उनका लक्ष्य था कि भारतीय समाज के हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उन्होंने हर तबके, हर जाति, हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और अस्पृश्य समाज के अधिकारों को सुनिश्चित किया। संविधान के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। अगर आज भारतीय महिलाएं हर कार्य में, हर कार्य क्षेत्र में अग्रसर है, उसका श्रेय हम सभी को बाबा साहब को जाता है और हम उन्हें नमन करते हैं कि हम महिलाओं को आपने हमारी पहचान दी। बाबा साहब के संविधान में निहित अधिकारों के माध्यम से आज हम सभी ने सभी प्रकार के तरक्की किए हैं। बाबा साहब का मानना था कि महिलाएं केवल परिवार की धुरी नहीं होती है, अपितु महिलाएं पूरे समाज की धुरी होती है। उनकी दूरदृष्टि और संविधान में दिए गए प्रावधान आज भी महिलाओं को उनके अधिकार और सशक्तिकरण के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने न केवल हमें अधिकार नहीं दिया बल्कि हमें हमारी जिम्मेदारी का बोध कराया। उन्होंने हमें इस बात का एहसास कराया कि एक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसके नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें अधिकारों के साथ साथ एक सच्चे भारतीय बनने की जिम्मेदारी भी सिखाता है। आज हम देख सकते हैं कि बाबा साहब के संघर्ष और संविधान के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले हैं
उनकी बदौलत समाज के हर वर्ग ने प्रगति की है। खास करके वह तबका जो कभी हाशिए पे था, आज समाज में बराबरी के साथ अपना स्थान बना रहा है। बाबा साहब का सपना था कि हर इंसान को उसकी जाति, धर्म, वर्ग से परे इंसानियत के आधार पर देखा जाए और इसी भावना का प्रतिबिंब हमारे संविधान में दिखता है। बाबा साहब का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि दूसरों का सम्मान करना भी है। और सबसे बड़ी बात, संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं। आज इस संविधान दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बाबा साहब के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, हम संविधान के सिद्धांतों का पालन करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम पिछले 13 वर्षों से इस आयोजन को करते आ रहे हैं, पर आज वर्तमान में जब हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी बदली हुई हैं कि आज सभी जगह संविधान दिवस का आयोजन करने पर मजबूर हो गई है सरकार भी। पहले यह बात नज़र नहीं आती थी कि कोई संविधान दिवस को मना रहा है, पर आज संविधान के महत्व को समझते समझते शायद लंबा टाइम हो गया है। पर इस बात की खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भी 75वीं वर्षगांठ का आयोजन सभी स्कूलों में, ऑफिसों में निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यक्रम को करें और फेसबुक और जितने भी संचार माध्यम हैं उनमें प्रसारित किया जाए। तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम संविधान हमें अपने अधिकारों को जानने और समझने का एक माध्यम, सशक्त माध्यम। जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। हम किसी भी कार्यक्रम को तब कर पाने में सफल होते हैं जब आप सभी का सहयोग हमें मिलता है। सम्मानीय अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय व्यक्तित्व, हमारे प्रिय साथी, सहयोगीगण, सभी उपासक उपासिकाएं, बिलासपुर जिले एवं पूरे छत्तीसगढ़ से आए आप सभी संविधान में विश्वास करने वाले साथियों को सादर जय भीम, जय सतनाम, सेवा जोहार, जय संविधान। आज इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है कि हम सभी मिलकर इस ऐतिहासिक अवसर का आयोजन पिछले 13 वर्षों से कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी एकता, समर्पण और हमारी आपसी सहयोग का प्रतीक है। हम इस आयोजन को लेकर जितना उत्साहित थे उतनी ही हमारी जिम्मेदारी इसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने की भी है और यह आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस आयोजन का हर पहलू, चाहे वो मंच सज्जा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या हमारी सभा को सुसज्जित करने वाली सामग्री हो, आप सभी के आर्थिक और भावनात्मक सहयोग का ही परिणाम है। आप सभी ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार न केवल आर्थिक रूप से बल्कि समय, परिश्रम, प्रतिभा के माध्यम से भी योगदान दिया है। आपके इस सहयोग के बिना हमारा यह प्रयास संभव नहीं था। इस कार्यक्रम में आप सभी ने जिस उदारता से आर्थिक योगदान दिया है उसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी ने यह महसूस किया होगा कि संविधान दिवस का यह आयोजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा। इस आर्थिक सहयोग से न केवल इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की बल्कि इस आयोजन को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। यह आयोजन मात्र एक कार्यक्रम नहीं, यह हमारे उन महान आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है जो हमें संविधान से प्राप्त हुए हैं। आपने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार से भी सहयोग देकर इस कार्यक्रम को गति प्रदान की।
कई लोगों ने अपने कीमती समय देकर तो कई ने अपनी भावनात्मक कौशल के माध्यम से इस आयोजन को एक भावनात्मक स्वरूप दिया है। आप सभी के इस योगदान के लिए कार्यक्रम को हमारी अपेक्षाओं से अधिक भव्य बना दिया। यह आयोजन हमारी एकता, समानता और सामूहिकता की शक्ति को दिखाता है। संविधान दिवस के कार्यक्रम यह सिद्ध करता है कि जब हम सभी एक साथ जुड़ते हैं तो हम हमारे लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यह सिर्फ हमारे संविधान की विरासत को मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम भी है। अंत में एक बार मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपका यह सहयोग हमें इस आयोजन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करता है। मोर जतन करोगा मैं भारत के संविधान तोर मितान सुख दुख के मैं संगवारी सबके हक अधिकार देवैया तोर मितान संविधान सुरक्षा करो संविधान के भाई रक्षा करोगा। 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 मोर जतन करोगा मैं भारत के संविधान तोर मितान संविधान के प्रस्तावना ला स्वीकार कर लो। दुनिया ला पढ़ा के गा खुद अंगीकार कर लो। पूरा अर्थ समझ ले मैं दुनिया के सारांश भारत के संविधान मोर जतन करोगा मैं भारत के संविधान तुहर मितान। मेरे दोस्तों, जब तक कि हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझ नहीं पाएंगे, आपस में चर्चा करते रहेंगे और उस संविधान को जन जन तक पहुंचाने का अगर काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपना मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया का सारांश मिलेगा भारत के संविधान में। हर बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में उल्लेखित किया है। तोला देथो में हर गायन का अधिकार अधिकार लले के दे ललकार। मेरे दोस्तों, हमको अनेकों अधिकार दिया, उस अधिकार का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें उपयोग में लानी चाहिए। हमारे पास भारतीय संविधान जैसा महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़ करके हमें ललकारना चाहिए। आप बहुत बड़े समाज के लोग हैं। हमारा इस देश में 90% जनसंख्या है, कोई कम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भारत का संविधान अपने आप में कह रहा है कि ऐ मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों, सर्व समाज के भाइयों, तुल देथो में हर गान का अधिकार अधिकार लले के दे ललकार। तू हर जिंदगी के संगे संग चलैया आदर यो सम्मान यो मैं भारत के संविधान यो। क्या कह रहा है संविधान? आपके जिंदगी के साथ चलने वाला आदर हो, सम्मान हो। मैंने क्या नहीं दिया? मोर यंग यंग लागा दुश्मन मन छेदत है। आखी मुंद के का बरगा ये बहुजन हर देखत है।
हम सोच रहे होंगे फिर से इस धरती में कोई परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जैसा मसीहा पैदा होगा। हम सोच रहे होंगे कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा मसीहा पैदा होगा, फूले जैसा मसीहा पैदा होगा, छत्रपति साहू जी महाराज जैसा मसीहा पैदा होगा, मान्यवर कांशीराम साहब जैसा मसीहा पैदा होगा। तो भूल जाइए, भारत के संविधान की सुरक्षा करना आपकी और हमारी जवाबदारी है। मैं कहता हूं, भारत के संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? कम आवाज आ रहा है तो कैसे सुरक्षा होगी? इतने हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, हमारे नारा का आप जवाब दीजिए। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? राजी है? आज के इस विशेष दिन पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर, आज के बिलासपुर के कार्यक्रम में हमारे 3 मुख्य अतिथि हैं। आयुष्मान राजेश चंद्रा सर, जो पहले ही यहाँ उपस्थित हो गए थे। अभी आपके समक्ष प्रोफेसर राजकुमार सर आए, और हमारे एक और अतिथि जो हैं आयुष्मान महादेव कावरे साहब, जो बिलासपुर के संभाग आयुक्त हैं, उनका भी जल्द ही आगमन होने वाला है। उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं वे सभी हमारे दोनों अतिथियों को उनका हाथ पकड़कर मंच तक लाएंगे, और आपसे निवेदन है एक बार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आयुष्मान आचार्य राजेश चंद्र सर, जो लखनऊ से हैं, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन। वैसे ही हमारे बीच में प्रोफेसर राजकुमार सर, जिनकी सकारात्मक बातों से हम हमेशा प्रेरित होते रहे हैं। स्वागत के पश्चात हम पुनः आभारी हैं सभी बच्चों के और हमारे साहब लोग को कि उन्होंने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। अब हम सबसे पहले संविधान दिवस के दिन पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन यहाँ से होगा। आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप सभी जब वाचन करेंगे तो सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, और मैं वाचन करने के लिए हमारी साक्षर से शिक्षित की ओर की जो बच्ची है रितु मानिकपुरी, मैं उनसे निवेदन करूंगा। 10वीं क्लास की बच्ची है, वह आप सबके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोलेगी और आप सबको उसके सामने प्रस्तावना दोहराना है। सबसे निवेदन है कि सावधान की स्थिति में हम हर ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ को करते हैं, तो हम सभी सावधान की स्थिति में आ जाए और अपना हाथ सभी अपना आगे कर लें, और रितु मानिकपुरी के पीछे आप सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोहराएंगे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। जय भारत, जय संविधान। भारतीय संविधान का जो मूल है हमारे प्रस्तावना में निहित है। अगर हमें पूरे संविधान को जानना है तो अगर हम प्रस्तावना का ही अगर गहन अध्ययन करते हैं, उसे समझते हैं, उस पर आत्मसात करते हैं, तो हम उसके पीछे के उद्देश्य से, उससे जो चाही गई तस्वीर थी भारत की, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर ढंग से बच्चों ने प्रस्तुत कराया सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। आप सबने बहुत ही सुंदर ढंग से उसे ग्रहण किया। आप सभी का बहुत साधुवाद। अब हमारे बीच में और कलाकार उपस्थित हैं। जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ संगीत सफल हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच के हमारे साथी कपिल जौहरे जी, जो कि मधुर आवाज़ के धनी हैं और उतना ही सरल और हंसमुख उनका व्यक्तित्व है, मैं सहृदय से हम सभी के बीच हम सबके प्रिय कपिल जौहरे जी को स्टेज पर आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। इतने प्यारे प्यारे चेहरे मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, सारे जाने पहचाने, और मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे गेस्ट सर। बहुत खुशी होती है जब इस मंच पर आप लोगों को देख पा रहा हूँ फिर से एक बार। आइए ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, ट्रैक प्लीज। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, इसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। झूमते हुए सभी। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, इसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। तालियां। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का देखो रखा ख्याल है। कोई ना मरे भूख प्यास से, इसका प्रावधान है। झूमते हुए। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ही ने हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवत ज्योत और प्राण है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। हाथ उठाकर। भारत का संविधान है। अब हम जो है अपने पूरे वैचारिक कार्यक्रम की ओर आते हैं, उसके ऊपर अग्रसर होते हैं, और उसके लिए मैं हमारे जो अतिथि हैं उनसे
पहले उनसे सजेशन लेकर मैं आप तक पहुंचता हूं कि हमारे बीच में, चूंकि महादेव कावरे साहब को जल्दी ही रायपुर जाना है, तो मैं उनकी अनुमति लेकर उन्हें आमंत्रित करूंगा। पहले मैं उनसे अनुमति ले लेता हूं। आप सबको मालूम है कि जब भारत के लिए संविधान निर्माण की बात आई थी, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, और वो संविधान आज पूरे विश्व में भारत का सबसे बड़ा संविधान और पूरे विश्व का जो है एक बड़ा संविधान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही नहीं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ी। बाबा साहेब ने स्वयं जो है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि कितना मेहनत उनको करना पड़ा। आज हम संविधान दिवस के इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सत नमन करते हैं और साथ में उनको याद करना चाहेंगे कि उन्होंने जो आधुनिक भारत का सपना देखा, जो उन्होंने अपने जीवन काल में भारत की यहाँ की सामाजिक स्थिति को महसूस किया, खुद उन परिस्थितियों से गुजरे जिससे कि आप सबको मालूम है कि कितनी असमानता उस समय थी, और एक मसीहा के रूप में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया, और उस बात को एक संविधान में प्रावधान कराना, और जिसके कारण से आज जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं उनको बराबरी में आने का अवसर उपलब्ध कराया। इस तरह के मसीहा हजारों साल में एक पैदा होते हैं। आप लोग संविधान के प्रस्तावना में ही देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना या एकता और अखंडता की बात को समाविष्ट करना आज हम संविधान के कारण ही जो है जितने भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं बनी हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसे होगी, उसमें किस तरह की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, कौन सी ऐसी संस्थाएं होंगी जो कानून बनाएंगी, कौन कानून का पालन कराएगा, ये सारी चीज़ें जो है संविधान में प्रावधान बाबा साहेब ने करवाया है। मुझे दो जिले के कलेक्टर, बेमेतरा का भी मैं कलेक्टर रहा और साथ में जसपुर का भी कलेक्टर था और दुर्ग का कमिश्नर रहा, अभी रायपुर और बिलासपुर का कमिश्नर के रूप में अवसर मिला है। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए यदि मैं कहूं कि बीजापुर जिले के एक छोटे से गांव जिसकी की जनसंख्या मात्र 300 के आसपास है, उसमें से निकल के यदि कोई आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा है तो ये हमारे भारत के संविधान की देन है, जिसके की आधार पर जो है मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। शिक्षा, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि
वो भी जो है देश के निर्माण के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो आगे आ सकें। अभी से लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय कोई बताने वाला नहीं था कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई, हमने जो है तय किया कि प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है। तो आप यदि अभी से तय करवाएंगे तो ज़रूर आपके बच्चे भी जो है उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि यदि विलंब से लक्ष्य तय किया जाता है तो फिर उसका हो सकता है कि उनको उतनी सफलता ना मिले। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि भले ही जो है एक वक्त की रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। तो शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा को भी जो है मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि अंधभक्त ना बने, किसी भी चीज़ के पीछे जो है ना भागें। जैसे कि तथागत जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बिना परीक्षण के किसी भी चीज़ को मानना नहीं चाहिए, भले ही वो किसी ने कहा हो। पहले सोच समझ के परीक्षण करके किसी बात को माने कि वास्तव में वो सही है या गलत है। मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि अभी भी जो है अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा समाज में फैला है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। हमको हर चीज़ को सोच समझकर चलना चाहिए, जो चीज़ सही है उसी को मानना चाहिए, जो चीज़ गलत है उसको नहीं मानना चाहिए और दोबारा सोचना चाहिए। तो यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि इस ओर ज़रूर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला भारत जो है, यदि हमको हमारे और भी आसपास के देश से कंपटीशन करना है तो उस चीज़ से हमको निकलना होगा। तभी जो है हम विदेशों से जो है कंपेयर कर सकते हैं कि वास्तव में हमारा भी भारत जो है, ये जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा, बाबा साहब ने जो आधुनिक भारत का सपना देखा, उसको हम लोग पूरा करने में लगे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे जो और मुख्य वक्ता हैं उनको ज़्यादा सुनना चाहिए। मैं पुनः आप सब लोगों को आज संविधान दिवस के अवसर पर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत। असल में ये जो 26 नवंबर संविधान दिवस का जो कार्यक्रम होता है, मैं अपने और अपने मंच के साथियों के तरफ से अगर एक बात कहूँ तो ये सिर्फ एक दिन और उस एक दिन के 4 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। ये एक हमारी भावना है और ये कार्यक्रम हमें साल भर ऊर्जा देता है। और इस कार्यक्रम में सिर्फ बिलासपुर ज़िले से ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। असल में मुझे चंद्रास जी का परिचय के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आप अब तक 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के रचयिता हैं। बुद्ध धम्म पर व्याख्यानों के लिए आपको देश विदेश आमंत्रित किया जाता है। अभी शीघ्र ही वर्ष 2023 में
विश्व शांति शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में भारत के बौद्ध प्रतिनिधि के रूप में आप प्रतिभाग करके आए हैं। आप मूलतः बौद्ध दर्शन के विश्वविख्यात अध्येता व मर्मज्ञ हैं। आप भगवान बुद्ध की वाणी के प्रामाणिक संग्रह त्रिपिटक के आधिकारिक विद्वान हैं एवं भगवान बुद्ध के वचनों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने में सिद्धस्त है। आपकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य की भूमिका लिखकर परम पावन दलाई लामा जी ने आपकी लेखनी को आशीर्वाद प्रदान किया है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। तौफीक के सफ़र यानी कि यात्रा करने की ताकत। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तुमने सिखाई है मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो मेरी बातों में असर भी देना। हाँ, अपने महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रार्थना करते हुए और बोधिसत्वों की परंपरा से प्रार्थना करते हुए, भगवान बुद्ध का स्मरण करते हुए इस बात का संज्ञान आप सबको देना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ। उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहाँ भगवान ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए। 25 वर्षावास श्रावस्ती में वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश वो भूमि है कपिलवस्तु में जहाँ भगवान का बचपन बीता। भगवान ने नन्हे नन्हे पगों से उस भूमि पर अपना बाल जीवन बिताया। उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहाँ भगवान ने देवलोक से अपनी माता को अभिधम्म का ज्ञान देकर देवलोक से अवतरण किया। संकेसा में उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस लिया। वो भगवान बुद्ध की भूमि से ये सीरपुर के छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में आप सबको मैं नमन करता हूँ। और यात्रा ऐसे ही चली है। वेनसांग उत्तर प्रदेश आया था और वहाँ से यात्रा करते सीरपुर आया था, छत्तीसगढ़ आया था। और ये राजेश चंद्रा भी उत्तर प्रदेश से यहाँ आया है। आपका धम्म का अनुराग है। हमारे मंच पर साथ में बैठे हुए हैं राजकुमार जी, प्रोफेसर राजकुमार साहब दिल्ली विश्वविद्यालय में, और अभी महादेव कावरे साहब को हमने सुना। और इन सारी बातों के अतिरिक्त जो नन्हे नन्हे बच्चों का भी हमने गतिविधियाँ देखी, उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देखी, मेरा मन इतना द्रवित और इतना भावुक हो रहा था। हम देश विदेश में बहुत जगह जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति दी है, बच्चे मंच पर लेकर आए हैं, बच्चों ने आके फूल दिया है, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। ये बिल्कुल अद्भुत है। और मैं ये छत्तीसगढ़ की उत्तर प्रदेश में नकल करने वाला हूँ। इन बच्चों की माताएं, इन बच्चों के पिता, इन बच्चों के टीचर्स, आप सब लोग वास्तव में बड़े अभिनंदन के पात्र हैं। मैं दोपहर में गया था बुद्ध विहार में, तो वहाँ कुछ बच्चों के साथ हमारा संवाद हो रहा था। मैं वहाँ का बच्चों के साथ मैंने साझा किया था। हमारे भारत में जब राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है, नवंबर के महीने में कुछ दिनों के लिए उसको खोल दिया जाता है, मुगल गार्डन कहा जाता है उसको। तो बहुत से स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को लेके पिकनिक के लिए वहाँ जाते हैं। मैं अभी बुद्ध विहार में गया तो वहाँ मेरे सामने वो टीचर ने विजिटिंग रजिस्टर रखा। उस विजिटिंग रजिस्टर में, विजिटिंग डायरी में मैंने अपना कुछ मंतव्य लिखा। ऐसे एक बच्चा व्हाइट हाउस में, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब अपने टीचर्स के साथ
स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक के लिए गया तो उस बच्चे ने वहां डायरी में लिखा, कितना अच्छा होता कि इस राजमहल में मैं रहता। व्हाइट हाउस, अमेरिका का व्हाइट हाउस, वो विजिटिंग डायरी में छोटा सा बच्चा लिख रहा है, कितना अच्छा होता कि इस राजमहल में मैं रहता। बचपन के किए संकल्प कितने बड़े होते हैं। ये जो माताएं और उनके पिता और टीचर्स आप कर रहे हैं, हम सब तो पके हुए लोग हैं, सब पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन इन बच्चों के अंदर क्या क्रांति हो सकती है। वो व्हाइट हाउस में बच्चा लिख रहा है, कितना अच्छा होता कि इस राजमहल में मैं रहता। वो बचपन का किया हुआ संकल्प बड़ा होकर वो व्यक्ति अमेरिका का 3 बार राष्ट्रपति हुआ, व्हाइट हाउस में रहा। उसका नाम था रूजवेल्ट। रूजवेल्ट अमेरिका में 3 बार राष्ट्रपति हुआ। इतिहास में न दोहराई जा सकने वाली घटना। और ऐसे ही बच्चों से टीचर पूछते हैं, तुम बड़े होकर क्या करोगे? टीचर पूछ रहे हैं, क्या है जो तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो? कोई बता रहा, हम चांद को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हम सूरज को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वो बालक भीवा क्या कह रहा है? सतारा के विद्यालय में वो सामने जो पानी का मटका है ना, हम उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ताली की बात ये नहीं है, ताली की बात ये है कि पूछ रहे हैं कि बड़े होकर तुम क्या करोगे। सभी बच्चे से पूछते हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं, उनके टीचर्स पूछते हैं, बड़े होकर तुम क्या करोगे। वो बालक भीवा क्या कह रहा है? मैं बड़े होकर कानून की ऐसी किताब लिखूंगा जिसको पूरे देश को मानना पड़ेगा और छुआछूत को हटा दूंगा। और उस व्यक्तित्व ने भारत का संविधान लिखा जिसके लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। तो पहली बात, इस भव्य आयोजन को मनाने के लिए आप सभी को मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ, बहुत आपकी प्रशंसा करता हूँ, एप्रिसिएशन करता हूँ। और इस मौके पे मुझे कार्ल चेपाक की एक कहानी याद आती है। कार्ल चेपाक चेकोस्लोवाकिया का बड़ा प्रसिद्ध कहानीकार है। उसकी कहानी है, उसकी कहानी का शीर्षक है आखिरी फैसला। बड़ी प्रेरक कहानी है और यह कहानी मेरे मस्तक में बार बार कौंधती है। कहानी यूं है कि एक आदमी मरकर ऊपर की दुनिया में जाता है। ऊपर की दुनिया में जाता है तो वहाँ उसके कर्मों का बही खाता खोला जाता है। वो सारे मुंसिफ लोग, देवगण, जो देवता लोग होते हैं, वो उसका बही खाता खोलते हैं और बही खाता खोलकर उसके गुनाहों की गिनती करते हैं कि तुमको दोजख मिलेगा। उसके गुनाहों को गिनाते हैं और वो आदमी स्वीकार भी करता है कि गुनाह मुझसे हुए हैं, लेकिन ये भी कहता है मैंने जान के नहीं किया है, मैं हकीकत मानो मैं बेगुनाह हूं। उसके इस विरोधाभासी वक्तव्य से वो मुंसिफ बड़े हैरान होते हैं और गवाही के लिए, विटनेस के लिए खुदा को बुलाते हैं अदालत में। खुदा के इजलास में खड़ा हो जाता है और वो बताते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है, हमारे कर्मों का बही खाता बता रहा है कि इसने बेइंतहा गुनाह किए हैं, ये कबूल भी कर रहा है, लेकिन साथ में अपने आप को बेगुनाह भी कह रहा है। आपकी गवाही क्या कहती है? अदालत में ऐसा होता है ना कि जब मसला काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, शिखर पहुंच जाता है, क्लाइमेक्स पे जाता है, तो जज साहब क्या करते हैं? गवाह को बुलाते हैं, गवाहों को बुलाया जाए। वहाँ गवाह की इजलास में खड़ा है खुदा और बता रहा है कि यह आदमी अपनी माँ को बेइंतहा प्यार करता था। इसका बाप दारू पीता था, दारू पीकर ये इसकी माँ को बहुत मारता था। ये बेबस सा बच्चा तिलमिलाकर अपने बाप को दांतों से काट लेता था। मुंसिफ कहते हैं ये
जज्बाती बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। ये बताइए कि इसने अपने पड़ोसी के बगीचे से फूल तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? फूल तोड़ने का, चोरी करने का इसमें जुल्म किया था कि नहीं किया था? खुदा कहते हैं हाँ तोड़ा तो था, लेकिन ये उसने अपनी प्यारी इरमा को देने के लिए तोड़ा था। इरमा इसको बेइंतहा चाहती थी, ये भी उसको बहुत चाहता था, लेकिन इसके पास इसको देने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए बगीचे से फूल तोड़ लिया था, प्यार के लिए तोड़ा था। मुंशी फिर कहते हैं इन बातों से अदालत को कोई वास्ता नहीं है, बताया ये जाए कि इसने जो है हत्या की थी कि नहीं की थी। मुंशी फिर कहते हैं कि हमें गुमराह ना किया जाए। खुदा उसको फिर गवाही देते हैं कि इसने हत्या की नहीं थी। शहर में दंगा हो गया था, अपने बचाव की कोशिश में इससे हत्या हो गई थी, वरना ये बड़ा ही बेगुनाह किस्म का, बड़ा मासूम किस्म का आदमी है और उस जुर्म में इसको सजा हो गई, कारावास हो गया। कारावास में बेचारा पछताता रहा, अपनी सजा काटता रहा। सजा काट के जब बाहर आया तो बाहर आकर इसने एक नेक जिंदगी फिर से जीना शुरू किया, फिर से कोशिश की। तो वो फिर कहते हैं मुंसिफ ये दारू भी तो पीता था, दारू भी तो पीता था। सूरा मेरे मज्जा पमाद अठाना वीरमणि, ये शील भंग करता था, दारू पीता था। कहा नहीं नहीं, आदतन ये दारू पीने वाला आदमी नहीं है। इसका एक जिगरी दोस्त एक समुद्री यात्रा में वो कैप्टन था, समुद्री जहाज डूब गया, वो जहाज डूबने से इसका जिगरी दोस्त मर गया। उस सदमे में इसने दारू पीना शुरू कर दिया था। ये आदतन दारू पीने वाला आदमी नहीं है, वो सदमे में दारू पीना शुरू कर दिया। मुंशी फिर ठोकते हैं खुदा को कि देखो इन बातों से अदालत को कोई वास्ता नहीं है। अदालत ये जानना चाहती है इसने हत्या की थी कि नहीं। वो फिर बताता जब जेल से छूट कर आया, इसने नेक ज़िंदगी जीना शुरू किया, अपने एक दोस्त के घर आने जाने लगा। वो शराबी दोस्त था, वहाँ उसकी जवान बेटी से इसकी मोहब्बत हो गई। वो दोनों आपस में जीने रहने के कस्में खाने लगे। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चला कि ये जेल में रह के आया है, जुर्म काट के आया है, इसके हाथों हत्या हो चुकी है, वो लड़की बेवफा हो गई, उसने इसको छोड़ दिया। उस गम में इसने झुंझलाकर पहली बार जिंदगी में जानबूझकर हत्या की है। मुंसिफ कहते हैं मुझे इन जज्बाती बातों से कोई वास्ता नहीं है। और आखिरी फैसला लिखने के लिए वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इस बीच में वो आदमी खुदा से पूछता है यहां मैं ये क्या देख रहा हूं? मैं सोचता था कि इस दुनिया में तो कम से कम तुम्हारे हाथों फैसला होता होगा, और यहां भी तुम सिर्फ गवाह हो। तो खुदा मुस्कुराते हुए कहता है सिर्फ अधूरा सच जानने वाले लोग फैसला दे सकते हैं। मेरी मजबूरी यह है कि मैं पूरा सच जानता हूं। ऐसे इस देश के लोगों ने एक फैसला दे रखा है, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। ये संविधान से पूरा देश चल रहा है, खाली दलित चल रहे हैं क्या? तो मैं राजकुमार प्रोफेसर सर का जीवन परिचय बताना चाहूँगी यहाँ आमंत्रित करने के पूर्व। सर आपका जन्म 1 सितंबर 1970 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कस्बा खरखौदा में हुआ था। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कस्बे के सरकारी स्कूल और उसके बाद जनता इंटर कॉलेज खरखौदा से पूरी की। आपने मेरठ कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1952 में उच्च अध्ययन के लिए JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आए। सन 1992-96 के कालखंड ने उन्हें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के एक पूर्णकालिक फुटसलाजर में बदल दिया। सन 1996 में भारतीय संस्कृति महाविद्यालय रुड़की उत्तर प्रदेश के सहायक प्रोफेसर के रूप में आपने अध्यापन शुरू किया। 1998 में आपने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया और पिछले 23 वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं। आप
विभिन्न सामाजिक राजनीतिक लामबंदी से जुड़े हैं। विशेष रूप से बहुजन बुद्धिजीवियों को संगठित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने सन 2002 में प्रबुद्ध शिक्षक मोर्चा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दिल्ली एनसीआर के विभिन्न विश्वविद्यालय में बहुजन शिक्षकों के वैचारिक प्रतिबद्धता और संगठनात्मक लामबंदी में विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत की। इसके बाद 15 जून 2015 को बहुजन बुद्धिजीवियों का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया। साथियों, हम आज 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप जानते हैं, जो साथी खासतौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जानते हैं कि मुझे दूसरी बार यहाँ पे अपनी बात को रखने का अवसर मिला है। तो ये अवसर देने के लिए आपका जो असीम प्रेम है, स्नेह है, जो तारमन्यता हमारी बनी है, उस सब के लिए वास्तव में बहुत ही तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। मैं जानता हूँ कि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और सही बात तो ये है कि ये समय ज़्यादा हुआ है और बहुत सही समय हुआ है। मतलब जिस प्रकार से चंद्रा साहब बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में एक धारा बह रही है, समुद्र, एक नदी की धारा बह रही है और चलती जा रही है, एविरल चलती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। तो आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज़बरदस्त एक संबोधन देने के लिए, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो प्रस्तुति है, वो भी काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के सर। आज संविधान दिवस, संविधान दिवस, सम और विधान, सम जो कि सम्यक, एक जैसा, सबको एक नजर से देखने वाले संविधान का आज हम दिवस या महोत्सव मना रहे हैं। उस संदर्भ में, उन परिस्थितियों में जब असमानता, अन्याय, अत्याचार, अपमान का बोलबाला था, इंसानियत दम तोड़ रही थी, तो हमारे नायक नायिकाएं, हमारे वो सभी सामाजिक क्रांतिकारी जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की, जिन्होंने अटूट मेहनत, लगन के सहारे, आंदोलन के सहारे, संघर्ष के सहारे और सबसे बढ़ के अपने बलिदान और त्याग के सहारे एक ऐसा दस्तावेज तैयार कराया बाबा साहब के द्वारा। क्योंकि जो संविधान है हमारा, संविधान हमारे पिछले 250-300 साल के आंदोलन का एक दस्तावेज है, वो उसका एक निर्णायक दस्तावेज है। उस आंदोलन ने जो कुछ अपने लिए हासिल किया था, जैसा कि संगीति के बारे में कहा जा रहा था, जो तथागत बुद्ध और हमारा जो धम्म है, उसको हमने संकलित किया और फिर हमारे सामने तीनों पिटक के रूप में वो सामने आए। उसी तरीके से मैं कहूँगा कि पिछले 250-300 साल का जो भारत में संघर्ष, आधुनिक संघर्ष चल रहा था, उस आधुनिक संघर्ष को बाबा साहब ने लिपिबद्ध कर दिया। बाबा साहब ने हमारे सामने एक अच्छे से, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ एक सुचारू सुमग्र रूप से उसको देख सकें, उसको लागू कर सकें, उसको समझ सकें, ऐसा एक संविधान हमारे सामने लाके दिया। तो ये संविधान वास्तव में क्यों विलक्षण है, क्यों अभूतपूर्व है, उस पे अगर हम बाबा साहब के विचारों के संदर्भ में थोड़ी सी बात करने का प्रयास करें, जैसा कि भाई कुणाल अपनी बात में कह रहे थे और वास्तव में उनकी बात बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी अपनी बात को रखा। जो बात वहाँ से निकल के आई कि कोई देश जो है वो वास्तव में वहाँ के लोगों से बनता है, बाकी सारी चीजें, बाकी सारे प्राकृतिक संसाधन अपनी तरफ और जो मानवीय संसाधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो एक तरफ। बाबा साहब अपनी बात को रखते हुए एक जगह कहते हैं कि हमें देश की स्वतंत्रता और लोगों की स्वतंत्रता में फर्क समझना चाहिए। देश की स्वतंत्रता एक बात है,
देश की स्वतंत्रता एक बात है, इसका मतलब है कि अंग्रेज भारत से चले गए और देश आजाद हो गया। लेकिन इस देश के लोग भी क्या आजाद हुए हैं, इस बात को समझे बिना हम इस चीज को नहीं गहनता से समझ सकते हैं कि वास्तव में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, उनका जो रहन सहन है वो कैसा है, इस चीज को समझना होगा। और अगर वो लोग अभाव में रह रहे हैं, अगर वो लोग अज्ञानता में रह रहे हैं, अगर वो लोग असमानता का शिकार हैं, अगर उनकी सभी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो देश आजाद हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब तक लोग आजाद ना हो। लोग को आजाद करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसका जिक्र हमारे राजेश जी ने किया कि वास्तव में लोग अपने आप को कितना एम्पावर महसूस करते हैं, उसकी बुनियादी लड़ाई बाबा साहब कर रहे थे। और क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत थे, वो एक महान शख्सियत थे, इसलिए लोगों की जो अभावपूर्ण जिंदगी है, लोगों की जो अन्यायपूर्ण जिंदगी थी, जिसमें उनको जबरदस्त तरीके से असमानता, अपमान, अन्याय का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उस कुव्यवस्था से निकलने के लिए बाबा साहब हमारे सामने एक सॉल्यूशन रखते हैं। बाबा साहब जिसको के बड़े बड़े दुनिया के विद्वान, जैसे कि एक ऑस्टिन, एक बहुत ग्रामविल ऑस्टिन बड़े एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वास्तव में ये सामाजिक परिवर्तन का नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किस वजह से बनता है? क्योंकि जो लोग पूर्णतः निशक्त थे, जिनके पास किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं थे, इस संविधान ने उनके सामने एक बड़ा प्रारूप बना के दिया, एक बड़ी रूपरेखा बना के दी, जिसको हम ब्लूप्रिंट के रूप में कहते हैं। पिछले 75 साल से करोड़ों लोगों के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आया है, करोड़ों लोगों के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आया है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी ऐसा जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम भारत के अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ही 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो वर्तमान में या तो रिटायर हो चुके हैं या वर्तमान में सरकारी जॉब के अंदर हैं, विभिन्न राज्य और जो PSUs हैं या केंद्र सरकार की जो विभिन्न सेवाएं हैं उनमें काम कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों लोग इस समय पे काम कर रहे हैं। इन करोड़ों लोगों में 10% के आसपास हो सकता है कि क्लास 1 के अधिकारी हों। लेकिन ये इतना बड़ा परिवर्तन आया संविधान के द्वारा, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक संवैधानिक प्रावधान मिला, उस तरह की एक सिक्योरिटी मिली कि आप 22.5% रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को इंश्योर करेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। लेकिन बाबा साहब 1949 में ही इस एक बात की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है, संविधान से भी बड़ी चीज है संविधान को लागू करने वाले लोगों की मनसा। पिछले 75 साल से जो संविधान लागू हो रहा है, उससे हम कुल मिला के लगभग 1 करोड़ लोगों को तो सम्मानजनक जीवन दे पाए हैं। लेकिन भारत के अंदर 1 करोड़ लोग तो नहीं है, खासतौर पे चाहे शेड्यूल कास्ट की ही, शेड्यूल ट्राइब्स की ही बात कर लें तो अब तो 40 करोड़ के आसपास इस तरीके से हमारी संख्या यहाँ पे है। और दूसरे भी जो लोग हैं जो कि पूरे देश के लिए बाबा साहब इस संविधान का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही कम से कम 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 2 समय का अपने बलबूते खाना खाने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो पिछले 75 साल से भारत में संविधान लागू हुआ है, उस संविधान को लागू करने वाले लोगों की मनसा वास्तव में यहां के लोगों का वेलफेयर करना नहीं रही है, बल्कि बदलती हुई परिस्थिति में कुछ समझौतेपूर्ण
अपने समझौतों के द्वारा हम कह सकते हैं कि वो इस संविधान को आधा अधूरा लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, जैसे कि आर्टिकल 39 की हम बात करें, जिसमें कह रहे हैं कि भाई आपको आय की जो असमानता है उसको दूर करनी है, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता नहीं रहनी चाहिए। अगर इस तरह के प्रावधानों को हम लागू करने का प्रयास करें, या ये जो प्रावधान है कि सब लोगों को एक सम्मान गरिमापूर्ण परिश्रम मिलना चाहिए, उनको लिविंग वेजेस मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस नहीं मिलनी चाहिए, तो अगर इस तरह की चीजों को लागू करने का हम प्रयास करते हैं तो लोगों का जीवन स्तर काफी संभल सकता है, काफी सुधर सकता है। उन परिस्थितियों को अगर लागू कर दिया जाए तो जिन लोगों ने देश के अंदर अपना, चाहे वो सामाजिक संसाधन है, चाहे वो राजनीतिक संसाधन है, चाहे वो आर्थिक संसाधन है, या इवन रिलीजियस रिसोर्सेज हैं, जहां अपनी उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया हुआ है, वो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा ही हुआ, जहां पे लोकतंत्र स्थापित हुआ वहां पे फिर ज्यादा दिन तक किसी वर्ग विशेष का वर्चस्व नहीं चल पाया और वो एक सामान्य कल्याण की भावना में परिवर्तित हो गया। जैसे कि यूरोप के ज्यादातर देशों में या अमेरिका जैसे देशों में आप देख सकते हैं कि वहां के गरीब भी जो हैं वो काफी अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिनको हम गरीब कहने का प्रयास कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड से जो गरीब हैं। तो अगर भारत में इस तरीके से हो जाता है तो यहाँ पे जो जाति के शिकार लोग हैं, या जो जाति को कहीं ना कहीं अभी भी अपने जिनको लगता है कि बिना जाति के वो आगे नहीं चल सकते हैं, बिना जाति के वर्चस्व को बनाए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उनका जाति के शिकार लोग जो हैं उनके वर्चस्व को खत्म कर सकते हैं। उसी 1949 के संबोधन में बाबा साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो रूलिंग क्लास है, उस रूलिंग क्लास का सर्कुलेशन होता रहे, मतलब अदला बदली होती रहे, कभी ये इनकी सरकार बन रही है, कभी दूसरों की सरकार बन रही है, जिससे कि एक क्रॉस चेक होता रहे। आपस में अगर कोई गड़बड़ भी करता है तो आगे आने वाला जो रूलिंग क्लास है वो उसको ठीक से जांच कर सके, उसकी ऑडिटिंग हो सके, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑडिट उसकी हो सके। तो इस चीज को देखते हुए अगर संविधान पूरी तरीके से भारत में लागू हो जाता है तो हो सकता है कि जाति का वर्चस्व समाप्त हो जाए। इसलिए संविधान को आधे अधूरे रूप में कुछ करोड़ लोगों को फायदा देने तक ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लागू किया जा रहा है, लेकिन देश के अंदर तो 140 करोड़ लोग हैं। अगली कड़ी में हम प्रतिवर्ष की तरह जो प्रतिभावान बच्चों एवं व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने शिक्षा, समाज और अदर फील्ड्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स हासिल की है। मैं हमारे दोनों गेस्ट चंद्रा सर और राजकुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप आगे आएंगे, आपके हाथों से ये बच्चों को और व्यक्तियों जो हमारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी किड्स हैं उनको सम्मानित करेंगे। ये उनके लिए मेमोरेबल और प्राउड मोमेंट होगा।